डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल इंजरी के टू टाइप्स हमने ऑलरेडी देखा है बेटा। फर्स्ट टाइप था हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप सेल इंजरी का, ये है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ओके, इरिवर्सिबल सेल इंजरी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। क्या बोल रहे हैं देखिए। With the continuing exposure to stress, the damage to cell becomes permanent. This lead to structural damage and loss of function that are called irreversible cell injury. क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे? With continuing exposure, with continuing exposure जो हमने पहले पढ़ा था रिवर्सिबल सेल इंजरी, उसमें क्या था? रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल जो है वो एक्सपोजर में आ रहा था। किसके एक्सपोजर में आ रहा था? स्ट्रेस के। और एक्सपोजर में आने के बाद माइल्ड जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, डैमेज हो रहा था, माइल्ड इफेक्ट डाल रहा था एक्सपोजर जो है उसके ऊपर। तो वहाँ पे जब इंजरी हो रही थी तो वो रिवर्सिबल कहला रहा था। रिवर्सिबल मतलब उसको वो जो है वो स्ट्रेस को थोड़ी दिनों में रिमूव कर दिया जाएगा, तो फिर बाद में वो वापस से अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकता था। इसलिए हम लोग उसको बोलते थे क्या? रिवर्सिबल। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या बोला जा रहा है? जो स्ट्रेस होता है वो कंटिन्यू होता है, ये रिमूव नहीं होता है वहाँ से, ये कंटिन्यू एक्सपोजर हो कांटेक्ट में आते रहता है। जो सेल है वो, ये सेल है मान लीजिए, और ये हीट है, ये हीट या फिर आग बोल सकते हैं। इसके कांटेक्ट में ये कंटिन्यू आ रहा है, माइल्ड तरीके से आ रहा है, या फिर ये थोड़ी देर में इसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है, इस एक्सपोजर को, सॉरी इस स्टिमुलस को। तो ये जो है वापस से अपना नॉर्मल फंक्शन कुछ दिनों में ये रिकवर हो जाएगा और करने लग जाएगा। ठीक है, और ये अब अगर ये एक्सपोजर को नहीं हटाया जा रहा है, ये कंटिन्यू एक्सपोजर में आ रहा है, ये जो स्टिमुलस है उसके या फायर है उसके कांटेक्ट में सेल जो है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा? द डैमेज द सेल बिटवीन सॉरी द डैमेज द सेल बिकम परमानेंट। ये जो डैमेज होगा यहाँ पे, जो माइलिन फिगर्स बन रहे थे, लास्ट हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में पढ़ा था कि सेल जो है वो जब बहुत ज़्यादा सोलो हो जाता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सोलो होने लगता है, तो इस प्रकार से इसमें क्या बनने लगते हैं? माइलिन फिगर्स बनने लगते हैं। सब ब्लेब्स बनता था यहाँ पे, ऐसे एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको अक्यूमुलेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ ये और ज़्यादा वाटर जो है इंटर होता था, तो उसके साथ साथ में ये जो है वो सेल का जो आउटर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डैमेज होने लगता था हल्का हल्का सा। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? और स्ट्रेस के हट जाने पे ये वापस से नॉर्मल हो जाता था, तो इसका हम लोग बोलते थे क्या? रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब क्या हो रहा है? ये जो माइलिन फिगर्स बन रहे हैं, ये जो डैमेजेस हैं वो परमानेंट हो जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है वहाँ पे, वो रिमूव नहीं हो रहा है, उसको हटाया नहीं जा रहा है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का डैमेज है, जो आउटर लेयर का डैमेज होना है, वो कंटिन्यूअसली बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? जिसके कारण से इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं और फंक्शन में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको हम, और ये वापस रिकवर नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको इरिवर्सिबल। ओके, क्लियर है? डेफिनेशन फिर से एक बार देख लेते हैं। विद द continuing exposure to stress, the damage to the cell become permanent. This leads to structural damage and loss of function. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक्सपोजर जो है वो कंटिन्यू होने के कारण से, किसी प्रकार का स्ट्रेस है उसके एक्सपोजर में कंटिन्यू होने के कारण से उस सेल में क्या हो जाता है? परमानेंट डैमेज हो जाता है। परमानेंट डैमेज जो कि क्या कॉज करता है बेटा? डैमेज होने के कारण से, स्ट्रक्चरल डैमेज होने के कारण से फंक्शन जो है वो भी लॉस हो जाता है, और ये फाइनली डेथ की ओर चला जाता है, सेल जो है डाई हो जाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, किस प्रकार से
कंटिन्यू होता है। सेल जो है वो डैमेज होता है, माइल्ड डैमेज होता है, उसके वो तो हमने देखा था कि वो माइल्ड डैमेज होने के कारण से रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाता है और रिवर्सिबल होकर के नॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है। अगर वो जो सेल में डैमेज जो हो रहा है वो माइल्ड ना होकर कैसा है, ये सेवियर, ये सेवियर मेम्ब्रेन डैमेज, जो सेल मेम्ब्रेन में डैमेज हो रहा है वो माइल्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सेवियर हो रहा है, एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा सेवियर है, माइल्ड नहीं है। तो क्या होगा वहाँ पे, सेवियर मेम्ब्रेन के डैमेज होने के कारण से जो सेल का आउटर लेयर है उसके बहुत ज़्यादा डैमेज होने के कारण से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्शस इनटू द सेल। क्या होगा, ये जो है हमारा ये हमारा अगर सेल है जो कि क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जा रहा है, ये परमानेंट डैमेज हो जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सेल के बाहर अधिक मात्रा में होता है और सेल के अंदर जो है वो कम मात्रा में होता है। लेकिन अगर ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें अगर डैमेज होता है, ये जो डैमेज हो रहा है मेम्ब्रेन जो है, तो ये कैल्शियम को अधिक मात्रा में सेल के अंदर आने का क्या मिल जाता है, चांसेस मिल जाता है। ये सोलो होकर के सेल जो है वो बहुत ज़्यादा सोलो होकर के क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। और इसके मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या हो गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परमानेंट डैमेज हो गया है, रप्चर हो गया है। तो ये जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में मतलब सेल के बाहर जो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में कैल्शियम प्रेजेंट, सीवियर डैमेज होने के कारण से सेल के जो अंदर है इंटरनल इन्वायरमेंट में, ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैल्शियम का हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, हाई अमाउंट में कैल्शियम है, वो इसका चांसेस जो होता है वो धीरे धीरे से इंक्रीज होता है, ये अंदर की ओर मूव करने लगता है, सेल के अंदर मूव करने लगता है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या होता है, एक प्रकार का कैल्शियम जो होता है वो एक प्रकार का एंजाइम एक्टिवेटर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम एक्टिवेटर। कैल्शियम को क्या बोलते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर। सेल के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है, एक्टिवेट करने का कार्य करता है, और ये अधिक मात्रा में इंटर करता है, मतलब सामान्य से अधिक ज़्यादा एक्टिवेट करने का कार्य करता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब ये देखते हैं कि सेल के अंदर जो कैल्शियम है वो जब इंटर करता है तो वहाँ पे आकर के क्या क्या एंजाइम्स हैं जिसको वो अधिक मात्रा में एक्टिवेट करने लगता है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे है फास्फोलिपिड। कैल्शियम जो होता है जब वो सेल के अंदर इंटर करता है अधिक मात्रा में, तो क्या करता है, ये कैल्शियम अंदर आ जा रहा है और ये क्या कर रहा है, सेल के अंदर आकर के फास्फोलाइपेज एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। उसके अलावा प्रोटीएसेस को और न्यूक्लियसेस को, इन तीनों एंजाइम्स को बहुत अधिक मात्रा में एक्टिवेट कर देता है। और इससे क्या होता है, देखिए फास्फोलाइपेज जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज, ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को और अधिक डैमेज करता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनेल्स है, ये हो गया हमारा सेल जिसमें सेवियर डैमेज के कारण क्या आ गया है, कैल्शियम अधिक आ गया है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और ये एक्टिवेट कर रहा है फास्फोलाइपेज को। और ये फास्फोलाइपेज जो है वो सेल के मेम्ब्रेन को और डैमेज कर रहा है। और अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है उसके मेम्ब्रेन को भी, ऐसे ये ऑर्गेनेल्स है, इसके मेम्ब्रेन को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और डैमेज करके ये जो सेल है वो इसके कैल्शियम है वो इसके अंदर भी पहुंच जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे जमा होने लगते हैं। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सेल के मेम्ब्रेन, इसका जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है उसको भी फास्फोलाइपेज जो है डैमेज करने का काम करता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो ये जो कैल्शियम है वो उसके अंदर घुस जाता है, चला जाता है, और कैल्शियम का डिपोजिशन जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लार्ज फ्लक्लुएंट डेंसिटीज कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। कैल्शियम का डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो वॉल है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फास्फोलाइपेज एंजाइम है वो बहुत अधिक एक्टिवेट हो गया है और इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है और सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्रीज कर रहा है और बढ़ा रहा है। ठीक है, ये हो गया लाइपेज। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग, सेल के अंदर जब ये प्रोटेसिस जो होता है वो एंजाइम जब इंक्रीज होता है तो क्या करता है, वो साइटोस्केलेटन डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेट होकर के न्यूक्लियर डैमेज, न्यूक्लियस में जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है सेंटर में, उसमें जो प्रेजेंट डीएनए है, डीएनए उसको भी डैमेज करने का और उसको रप्चर करने का, डैमेज करने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये कैल्शियम अधिक मात्रा में जब इंटर करता है किसके अंदर, सेल के अंदर, सेल के अंदर इंटर करने के बाद में वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कैल्शियम जो है वो चला जाता है और वहाँ पे जा कर के फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है और जो अंदर जाने के बाद में फास्फोलाइपेज के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे लार्ज कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, देन सेकेंड कौन सा एंजाइम है, प्रोटिएसिस है, और थर्ड है हमारा न्यूक्लियसिस। प्रोटिएसिस जब एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, ये साइटोस्केलेटन डैमेज करता है और ये जो न्यूक्लियसिस है वो न्यूक्लियर डीएनए डैमेज करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। इस प्रकार से सेकेंड टाइप है ये सेल इंजुरी का, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिपोजिशन होता है कैल्शियम का डिपॉजिट होना किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ये डिनोट करता है कि सेल अब क्या होने वाला है, डाई, सेल की डेथ होने वाली है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट जो कैल्शियम का लेवल है वो डिनोट करता है, बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, इरिवर्सिबल सेल इंजुरी और रिवर्सिबल सेल इंजुरी दोनों का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से सेल इंजुरी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी टॉपिक अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। व्हाट्सएप में कमेंट नहीं करना है बेटा, आपको जो टॉपिक समझ नहीं आया है उसी के कमेंट बॉक्स में जा कर के चैनल में आपको कमेंट करना है। और सब्सक्राइब करके रखे हैं जो बच्चों ने चैनल को, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से बच्चे ने सब्सक्राइब कर लिए हैं। ठीक है, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो आप कमेंट